एक वायरस जिसके 116 देशों में केसेस देखे जा चुके हैं और ये तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और एक नई पेंडेमिक का रूप ले सकता है। बाकी देशों के साथ साथ ये इंडिया में भी एंटर कर चुका है। WHO ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो एक नई पेंडेमिक का रूप ले सकता है। 14 अगस्त को WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रस ने अनाउंस किया कि एक वायरस जिसका नाम है एमपोक्स, जो कि अब तक सिर्फ साउथ अफ्रीका के एक छोटे से देश केन्या के अंदर फैल रहा था, वो अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अगर हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाएं तो सन 2022 में इसी एमपोक्स वायरस का एक वीक वेरिएंट आया था जिसने सारी दुनिया के अंदर फैलने की कोशिश की थी। अब उसी वीक वेरिएंट का एक स्ट्रेन आया है जो कि पिछले वाले स्ट्रेन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वायरुलेंट है। अब देखा जाए तो ये स्ट्रेन इतना वायरुलेंट है कि कुछ ही महीनों में सेंट्रल अफ्रीका के देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से फैलना शुरू करके धीरे धीरे ये अफ्रीका के 12 देश, यूरोप के स्वीडन, साउथ अफ्रीका और यहाँ तक कि फिलीपींस जैसे एशियन देशों तक भी पहुंच चुका है। अब अगर इसको कंपेयर करें कुछ ही सालों पहले दुनिया पर कहर बरसाने वाले कोविड वायरस से, तो ये उससे भी 7 गुना ज्यादा डेडली है। अभी हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, वहां के 3 बड़े हॉस्पिटल्स राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इन्हें अलर्ट जारी किया है कि ये लोगों को क्वारंटाइन रखने के लिए तैयारी कर ले। और इसके साथ साथ इंडिया के बाकी स्टेट से भी ये अपील की गई है कि वो अपने अपने स्टेट के हॉस्पिटल्स को अगली पेंडेमिक के लिए तैयार कर ले। अब थोड़ा सा साइंस को समझ लेते हैं कि आखिर ये पेंडेमिक्स होते कैसे हैं। बेसिकली कोई भी वायरस ह्यूमन बॉडी के ऊपर 2 से 3 साल तक रह सकता है और इस 2 से 3 साल के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इस पीरियड ऑफ टाइम में ये इंसान की बॉडी के ऊपर रहकर म्यूटेशंस करता है। म्यूटेशन का मतलब है अपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट चेंज लाना, और म्यूटेशन का मेन पर्पस होता है एक ऐसा स्ट्रेन पैदा करना जो कि दुनिया भर के इंसानों की इम्यूनिटी को नष्ट कर सके और एक पेंडेमिक का रूप ले सके। और जैसे ही वो एक स्ट्रेन, एक म्यूटेंट स्ट्रेन रेडी होता है, ये दुनिया भर के इंसानों में फैलने लगता है और एक महामारी पैदा करता है और एक ही झटके में सभी इंसानों के ऊपर हावी हो जाता है। अब 2 साल पहले यानी कि साल 2022 में इसी एमपोक्स वायरस का एक वीक स्ट्रेन या फिर हम कहें लेस डेडली स्ट्रेन का एक आउटब्रेक हुआ था। उस टाइम इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 लाख लोगों को इफेक्ट किया था। अब उस टाइम पीरियड में इसे इंक्यूबेशन करने का काफी टाइम मिला और धीरे धीरे म्यूटेशन करके ये रिसेंट वाला डेडली एमपोक्स वायरस रेडी हुआ। और क्योंकि उसके पास काफी टाइम था, उसने काफी ज्यादा म्यूटेशंस की हैं, इसीलिए ये वाला वायरस काफी ज्यादा डेडली है। अब म्यूटेशन की प्रोसेस में कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर 1000 वायरस है, वो आपकी इम्यूनिटी से लड़ते हैं। उन 1000 में से इम्यूनिटी से लड़ते लड़ते केवल 10 बचते हैं। वो 10 वायरस फिर से रिप्रोड्यूस होके 1000 बनते हैं, लेकिन अब की बार उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके शरीर की इम्यूनिटी से। वो दोबारा से आपकी इम्यूनिटी से लड़ते हैं, उसके बाद फिर और ज़्यादा 10 उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस बचते हैं। ऐसे करते करते ये प्रोसेस चलता रहता है और ये प्रोसेस जब तक नहीं रुकता जब तक ऐसा एक वेरिएंट तैयार ना हो जाए जो आपकी इम्यूनिटी पर भारी पड़ जाए। और जैसे ही वो वेरिएंट तैयार होता है उस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है और वो उस इंसान को मार देता है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग वेरिएंट तेजी से दुनिया के अंदर फैलेगा और एक पेंडेमिक कॉज करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये कोरोना से भी कहीं ज्यादा भयानक महामारी दुनिया के अंदर लेकर आएगा। क्या हम दोबारा से 2-4 साल के लिए लॉकडाउन में जाएंगे? चलिए बात करते हैं। ईयर 1958 में इस वायरस का पहला केस देखा गया, तो वो भी मंकीज के अंदर। 1958 में डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ मकैक मंकीज को मंगवाया था। पर जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचे तो उन बंदरों में से एक बंदर वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखा रहा था, जैसे कि हाई फीवर, रेडनेस, मसल पेन और स्किन लीजन्स वगैरह। और जब वैज्ञानिकों ने उसके स्किन लीजन्स का सैंपल लिया और उसे टेस्ट किया तो उन्हें पता चलता है कि वो मंकी एक अजीब ही तरह के एमपोक्स वायरस से इन्फेक्टेड था और यहीं से इस वायरस का नाम पड़ा एमपोक्स यानी कि मंकी पोक्स। बट बात यह है कि ये बंदरों से इंसानों में कैसे आया, और अगर इंसानों में आया भी तो अब ये पेंडेमिक का रूप क्यों ले रहा है? तो इस वायरस का पहला विक्टिम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की एक गरीब कम्युनिटी का 9 साल का बच्चा। इनका पूरा कबीला एमपोक्स वायरस से इन्फेक्टेड बंदरों से काफी क्लोज कॉन्टेक्ट में था। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, तो इन लोगों का शरीर भी उस वायरस के लिए एक इंक्यूबेशन लैब का काम कर रहा था। अब इंक्यूबेशन पीरियड में ही ये उनकी बॉडी के अंदर म्यूटेशंस कर रहा था और एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट तैयार करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग वेरिएंट तैयार हुआ उसने उस बच्चे की जान ले ली। अब उस इंसिडेंट के बाद ये वायरस 2 ग्रुप्स, 2 वेरिएंट्स या 2 क्लेड्स के अंदर डिवाइड हो गया। क्लेड 1 जिसको बोलते हैं कोंगो बेसिन क्लेड, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के एरिया में फैलने लगा। और क्लेड 2 जिसको बोलते हैं वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, वो वेस्ट अफ्रीका के देशों में फैलने लगा। अब अगर हिस्ट्री देखी जाए तो क्लेड 2 के आउटब्रेक्स दुनिया भर के अंदर हर साल होते रहते हैं, लेकिन क्लेड 1 के साथ ऐसा नहीं है, वो रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर ही सीमित है। तो इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? अब आप सोचेंगे क्लेड 2 के आउटब्रेक्स इतने ज्यादा हैं, वो हर देश के अंदर फैल रहा है, तो सीधी सी बात है खतरनाक भी वही ज्यादा है।
लेकिन नहीं, क्लेड 1 वायरस ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाता है कंपेयर टू क्लेड 2 वायरस। तो बॉर्डर्स क्रॉस करते टाइम क्लेड 1 पकड़ा जाता है, लेकिन क्लेड 2 के इतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए वो आसानी से बॉर्डर्स पार कर देता है और दुनिया भर के अंदर फैल जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि ज़्यादा देशों में फैलना या ज़्यादा आउटब्रेक्स करना इज़ नॉट इक्वल टू ज़्यादा सीवियर होना या ज़्यादा डेडली होना। सेकेंडली, इतना ज़्यादा आउटब्रेक होने के बाद ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम क्लेड 2 से लड़ना सीख गया है, लेकिन क्लेड 1 अभी तक डीआरसी को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया था और ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए अभी इतना कैपेबल नहीं है। इसी रीजन की वजह से क्लेड 2 का फैटेलिटी रेट यानी कि इन्फेक्टेड लोगों में से कितनों की अभी तक मौत हुई वो सिर्फ 1% है, लेकिन वही अगर क्लेड 1 की बात करें तो वो 10% है, यानी कि क्लेड 2 से 10 गुना ज़्यादा। अब इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग क्लेड 1 से इन्फेक्टेड हुए तो 10 लोग तो उसमें से मरेंगे ही मरेंगे। हालांकि पास्ट में जो भी डेथ्स हुई हैं उनके पीछे कोंगो का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन उस बात को कंसीडर करने के बाद भी द डिफरेंस इज वेरी हाई। इट्स अबाउट 10x मोर फेटल देन क्लेड 2। और अभी जो रिसेंट आउटब्रेक्स हो रहे हैं उसके अंदर यही वाला वायरस फैल रहा है। ये वायरस अब डीआरसी से निकलकर पूरे अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट और इवन की एशिया के अंदर भी एंटर कर चुका है। पर क्या इंडिया सेफ है? नहीं। आज से 2 साल पहले यूएई से एक केरलाइट इन्फेक्टेड पर्सन इंडिया लौटा था और लौटने के मात्र कुछ ही दिनों में उसने 25 लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। बट फॉर्चुनेटली वो लेस सीरियस क्लेड 2 इन्फेक्टेड था, लेकिन फिर भी 25 में से एक आदमी की मौत हो गई थी। सोचिए अगर वो स्ट्रेन क्लेड 1 की होती तो क्या हालात होती इंडिया के अंदर। अभी के टाइम में अफ्रीका में क्लेड 1 के केसेस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्टेट्स के अकॉर्डिंग हर साल 1 लाख अफ्रीकन एजुकेशन या किसी और काम से इंडिया विजिट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो अफ्रीका से लोग आ रहे हैं हमें सिर्फ उन्हीं से खतरा है, बल्कि जो वाया अफ्रीका आ रहे हैं हमें उनसे भी खतरा है, और जो किसी दूसरे देश से आ रहे हैं लेकिन वहां पर किसी अफ्रीकन ने विजिट किया है हमें उनसे भी खतरा है। मान लो हमारे देश का कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है और वहां पर वो एक अफ्रीकन बंदे से क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर आता है। अब वो तो अफ्रीका नहीं गया, लेकिन फिर भी वो एक अफ्रीकन बंदे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आया, तो अगर वो अफ्रीकन बंदा इन्फेक्टेड हुआ तो भी हमारे देश के अंदर वो इंडियन बंदा आउटब्रेक ला सकता है। तो इसीलिए इसको सिर्फ एक देश के लोगों के ऊपर कंट्रोल करके रोका नहीं जा सकता। तो अगर क्लेड 1 को इंडिया के अंदर घुसने से रोकना है तो हमें सबको टेस्ट करना पड़ेगा। अब हर रोज इतने ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल्स होते हैं तो सबको टेस्ट करना मुमकिन नहीं है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वायरस ह्यूमन की बॉडी को अपना घर बनाता है, वहां पर म्यूटेशन करता है और उसे एक लैब के रूप में यूज करता है। लेकिन जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है उसके लिए हम सिर्फ लैब्स नहीं, एक चलती फिरती फैक्ट्री का काम करेंगे जो कि पूरी दुनिया में वायरस का एक्सपोर्ट करेगी। इस वायरस को फैलने के लिए ज्यादा मेथड्स या फिर ज्यादा रूट की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो किसी इंसान या जानवर की बॉडी के ऊपर लीजन्स है, तो आप उस इंसान या जानवर को सिर्फ छूने से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर उस इंसान या जानवर ने किसी चीज को छुआ है और आपने अगर उस चीज को भी छू लिया तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। ये वायरस बिलोंग करता है जीनस ऑर्थोपोक्स कैटेगरी से। इन कैटेगरी के वायरस को अगर डार्क, लो ह्यूमिडिटी और कूल इन्वायरमेंट मिले तो ये एक स्टेटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर 15 दिन तक रह सकते हैं, जैसे कि टेबल के नीचे, ग्लास के ऊपर, पर्दों के पीछे। मान लो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने ट्रेन में ट्रैवल किया तो उसकी बॉडी से वायरस निकलकर उस सीट पर चिपक जाएगा और कम से कम वहां पर 10 दिन तक रहेगा। अब 10 दिन के अंदर कितने ज्यादा लोग उस सीट के ऊपर बैठेंगे और कितने लोगों तक वो पहुंचेगा। हमारी इंडियन रेलवेज की भीड़ के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हर रोज कितने ज्यादा लोगों के घरों में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वायरस एंड आप उसको कैसे पहचान सकते हैं कि उस बंदे को एमपोक्स वायरस है, या अपने आप को भी आप कैसे देखें कि आप एमपोक्स वायरस से इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। क्लेड 1 एंड क्लेड 2 के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, बट द डिफरेंस इज इन सिवियरिटी। क्लेड 1 क्लेड 2 से कंपैरेटिवली ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाता है, वहीं क्लेड 2 बहुत ही ज्यादा कम सिम्टम्स दिखाता है। अब एमपोक्स वायरस आपकी बॉडी में आने के बाद 3 स्टेजेस से गुजरता है: इंट्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोम पीरियड एंड रेसिस। इंट्यूबेशन पीरियड में वायरस आपकी बॉडी में अडेप्ट होने लगता है और वो वहां पर मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। वो अपने जैसे ही लाखों करोड़ों वायरस पैदा करने लगता है। और जैसे कि किसी भी बीमारी के इंट्यूबेशन पीरियड में आपको सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, सेम इसके साथ भी ऐसा ही होता है। यानी कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर है, वो वहां पर अपना काम धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अब आता है प्रोड्रोम पीरियड। इस टाइम धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर होते हैं, यानी कि हेडेक, मसल पेन, वीकनेस, कफ। लेकिन एक चीज जो अलग होती है वो होती है सोलन लिम्फ नोड्स, जिसको बोलते हैं लिम्फेडिनोपैथी। यानी कि वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम के साथ साथ आपको गले के पास गांठ भी हो रही है, तो शायद आप एमपोक्स से इन्फेक्टेड हैं। अब आपने अगर इस स्टेज के बाद सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया और आप अपने घरेलू नुस्खे के ऊपर टिके रहे, तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, यानी कि रेसिस। इस स्टेज पर आकर वायरस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वो आपकी स्किन की सेल्स यानी कि एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे आपकी बॉडी के ऊपर वेसिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और थोड़े दिनों बाद में उन वेसिकल्स के अंदर दर्द होने लग जाएगा और वो
लीजन्स का फॉर्म ले लेंगे। अब इन तीनों स्टेजेस का टाइम अगर मिलाएं तो वो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी जल्दी अपना इफेक्ट दिखाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। WHO ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला है पर्सनल हाइजीन, आप पूरी तरह से साफ रहे और स्टेराइल रहे। दूसरा, डेली यूज की चीज़ें जो कि बाहर से आती हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। तीसरा, अगर किसी बंदे में आपको जरा से भी इसके सिम्टम्स लग रहे हैं तो उससे तुरंत दूर हो जाएं। चौथा, स्ट्रे एनिमल्स को टच करना, उनके साथ खेलना, इस चीज़ को अवॉइड करें। और सबसे ज़रूरी, अगर आप खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आप खुद ही क्वारंटाइन हो जाए ताकि आप अपना इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक ना पहुंचाएं। और तब तक दुनिया से कॉन्टैक्ट खत्म कर दें जब तक आपकी बॉडी के लेजेंड्स पूरी तरह से सूख ना जाए और वहाँ पर एक हेल्दी स्किन ना आ जाए। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। एंड नेग्लिजेंस कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी इन दिस सिनेरियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर मुझे फॉलो कीजिएगा।